कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। दोपहर के वक्त विराज के कमरा। विराज और जिया दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे आराम से सोए हुए थे। कमरे में हल्की सी डिम लाइट चल रही थी। दोनों का चेहरा खिला हुआ था। तभी विराज का फ़ोन उन्हें परेशान करने के लिए ज़ोरों से शोर करने लगता है। विराज जो आज फ़ोन की नींद सो रहा था वो काफ़ी इरिटेट हो गया। उसका ध्यान जिया पर गया जो आराम से सो रही थी। विराज फ़ोन उठाते हुए कहता है, यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे कितनी आराम से सोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बार बार फ़ोन करके मेरा जीना हराम कर रहे हो। दूसरी तरफ से साहिल चिढ़ते हुए कहता है, साले तू खुद आराम से सो रहा है और मेरी नींद यहाँ हराम करके रखी है। तूने ही कहा था ना मुझे तुझे उठा दूँ, भाभी को लेकर शॉपिंग पर जाना है। 3 बज गए हैं और पिछले 1 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ। तू है भाई साहब, उठाते ही नहीं हो तुम लोग फ़ोन। विराज फ़ोन काटते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। साहिल हेलो करते रह गया। फ़ोन को घूरते हुए कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। खुद तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पता नहीं मुझसे कौन सा दुश्मनी निकाल रहा है ये। कह रहा है मेरी शादी खुद कराएगा। ऐसा होगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरी यहाँ नींद उड़ी हुई है और आराम से आप आराम कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं अब मेरी शादी किस पागल लड़की से होने वाली है। साहिल यही सब सोच रहा था। वो कह रहा था, मैं भाभी को अपनी तरफ कर लूँगा, फिर तो विराज की ज़िंदगी ख़राब होगी। मैं ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा इसकी साले की। इसकी कोशिश कैसे की इसने मुझे परेशान करने की। तभी साहिल की मॉम जो हॉल में ही बैठी थी वो गुस्सा करते हुए कहती हैं, उसकी शादी हो चुकी है और तू क्या ये गालियाँ निकालता रहता है। कोई कहेगा तू बिजनेसमैन है, अक्ल तेरी घुटनों में है। और क्यों बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है उसे। ऊपर से इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है। कभी कभी तो मुझे लगता है तू पता नहीं किस चौराहे से उठा कर लाया गया हो। मेरी औलाद तो इतनी गंदी नहीं होगी। अपने पापा की तरफ देख, कितने समझदार इंसान हैं। साहिल अपनी माँ की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहता है, आप मेरी माँ होकर हमेशा विराज की साइड क्यों लेते हो? सरिता आंटी ठीक ही कहती हैं, मुझे यहाँ कोई नहीं प्यार करता। वो मुझे बेहतर समझती हैं। साहिल के पापा उसे चप्पल दिखाते हुए कहते हैं, ज़्यादा बकवास मत करियो। मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। साहिल ने चिढ़ते हुए कहा, क्या पापा बूढ़े हो गए हो, अब भी रोमांस सूझ रहा है? आपको मेरे सामने शर्म नहीं आती है ऐसी ऐसी बातें करते हो? साहिल की फैमिली कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड थी। हर लिमिट का मजाक यहाँ चलता था, लेकिन एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। वहीं विराज जिया को देखे जा रहा था। जिया की जो शर्ट थी वो विराज की थी, जो उसने पहनी हुई थी, और वो काफ़ी बड़ी थी। वो उसके कंधे से हट चुकी थी और अब वो दूध जैसी गोरी स्किन दिखाई दे रही थी। विराज को बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो बिल्कुल भी वहाँ पर अपना ध्यान नहीं देना चाहता था, पर उसकी आंखें जो बेशर्मी से भरी हैं बार बार वहीं जाकर रुक जाती। हार कर वो बेचारा मजबूर था, इसलिए उसने उसकी शर्ट को ठीक कर दिया और उसका वो दूध जैसा कंधा अब दिखना बंद हो गया। लेकिन इस चक्कर में उसकी ठंडी उंगलियां जिया के कंधे को छू गई और जिया की नींद खुल गई, क्योंकि जिया का कॉलर बोन उसके हाथों से टच हो गया था। जिया ने अपनी आंखें उठाकर विराज की तरफ देखा और फिर वहाँ देखा जहाँ विराज देख रहा था। जब जिया की नज़र वहाँ गई तो उसे खुद पर शर्म महसूस हुई। उसका कंधा दिख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा गोरा था। उसने जल्दी से ठीक कर लिया। उसका पूरा चेहरा टमाटर के जैसे लाल हो गया। वो पलट कर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। विराज खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। ये लड़की सच में पागल है। वो बेड से उठते हुए कहता है, उठ जाओ, हमें तुम्हारी शॉपिंग के लिए जाना है। वहीं जिया के मन में चल रहा था कि चुल्लू भर पानी में वो डूब मरे। क्या वो ध्यान नहीं रख सकती? उसका पूरा गोरा कंधा विराज ने देख लिया था। हाय हाय मेरी भोली जिया, ये तो आम चीज़ें हैं, उसे कहाँ पता है। वो विराज को कोस भी रही थी कि ये कैसे कर सकते हैं वो, ये कैसे हो सकता है। उसे शर्म आ रही थी। जिया को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर अब वो क्या कर सकती थी। विराज उसका पति है। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उनके बीच शायद प्यार को बढ़ा देंगे, और उसे ये चीज़ पता थी। ये सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। सुबह उनकी शादी हुई है और दोपहर को वो लोग शॉपिंग पर निकल रहे हैं। इसीलिए वो चुपचाप से तैयार होने के लिए भाग गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या करना है। सुबह जब जिया तैयार हो गई थी शादी के लिए, तो उसकी माँ केतकी जी ने उसे काफ़ी कुछ बिठाकर समझाया था कि ज़िंदगी में अब क्या क्या बदलाव आएंगे, जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम अब बड़ी हो गई हो,
वैसे तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं एक माँ हूँ तो तुम्हें समझा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हें वहाँ जाकर कोई भी गलत समझे या तुम्हें कोई भी दिक्कत आए। वो जिया के हाथों को अपने हाथ में ले लेती हैं और बताती हैं, कभी कभी दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। वैसे तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है जिया, मुझे हमेशा ही तुम पर भरोसा रहा है। तुमने मेरे भरोसे की हमेशा लाज भी रखी है। लेकिन शादी बहुत बड़ा स्टेप होता है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह तुम्हें विदा कर दूंगी। पर अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रिश्ता जुड़ चुका है एक ऐसे परिवार के साथ जो पहले से ही हमें अच्छे से जानते हैं। लड़का तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा है। एक गहरा रिश्ता है हमारा उनके साथ शायद। तुम उसके साथ अपने हर सुख दुख को बांट लोगी और सुख दुख के साथ तन मन को भी। तुम्हें वक्त चाहिए होगा तो उससे प्यार से मांग लेना। गलत मत समझे वो तुम्हें। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, बाकी रिश्तों से थोड़ा अलग और थोड़ा गहरा। तुम उस लड़के पर इतना भरोसा करोगी कि उसके साथ वो हर चीज़ बांट लोगी जो तुम हमारे साथ नहीं बांट सकती। तुम्हें उसके साथ हर दुख सुख, हर रिश्ता बांटना होगा, हर खुशी हर गम बांटना होगा। एक लड़की जो कभी किसी के साथ नहीं करती, जो किसी से नहीं कहती, वो अपने पति से कह देती है। और उसके बाद जिया की शादी होने के बाद होने वाले रिश्तों के बारे में वो सब कुछ उसे बताने लगती हैं। और जो कुछ शादी के बाद होता है एक पति पत्नी के बीच वो भी। जिया के पेट में तो गुदगुदी हो रही थी, वो सब कुछ सुन सुनकर उसकी माँ उसे अच्छे से सब कुछ समझा रही थी, क्योंकि वो जानती थी जिया को इस बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होगा। और जिया शर्माए जा रही थी। केतकी जी ने उसे प्यार से सब कुछ समझाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी विराज को जिया गलत समझ ले और उन दोनों की ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही बुरे तरीके से हो। अगर जिया को ये सब पता होगा तो कम से कम वो थोड़ा सा वक्त मांग लेगी। और अगर विराज ने खुद को नहीं रोका तो जिया के साथ बुरा हो सकता था। और सबसे ज़्यादा वो ये सोचकर घबरा रही थी कि जिया और विराज का रिश्ता कैसे शुरू होगा, क्योंकि दोनों की शादी ही बहुत अजीब ढंग से हुई थी। इसीलिए उन्होंने हर चीज़ उसे बहुत प्यार से समझाई थी, क्योंकि घबराहट तो जिया को भी हो रही थी। जिया अपनी सोच में गुम थी कि तभी वॉशरूम से विराज आता है और देखता है, तुम तैयार नहीं हुई, हमें शॉपिंग के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हें अपनी हर चीज़ लेनी है, मतलब पर्सनल चीज़ें। विराज ने तो ऐसे ही कह दिया था। जिया का मुंह ही खुला रह गया। उसने मन में सोचा, विराज के कहने का क्या मतलब है। जिया और विराज की शादी को कितना की वक्त हुआ है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था। जिया को हर चीज़ खरीदनी थी, हर चीज़, क्योंकि यहाँ वो अपने पुराने कपड़े लाई नहीं थी। और यहाँ पर जो कपड़े थे वो सारे हैवी थे और उसकी ज़रूरत की डेली वेयर चीज़ें थी वो लेनी थी। इसीलिए विराज उसे बाज़ार लेकर जाना चाहता था। और उसे कैसे पता कि उसे अपनी पर्सनल चीज़ें खरीदनी है। ये सोचकर जिया का मुंह खुला ही रह गया, पर वो विराज से कुछ बोल नहीं पाई। विराज की बातें सुनकर उसने शर्माते हुए कहा, जी हम अभी तैयार होते हैं। और वो अपने कपड़े लेकर भाग जाती है। विराज उसकी अजीब सी हरकतें देखकर सोच रहा था, इसे क्या हुआ है। वो अपने सोफे पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखकर सर्च करने लगा। वहीं पूरी मीडिया में तहलका मचा हुआ था। कल विराज दुनिया के सामने अनाउंसमेंट जो करने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर तेजी से फैल चुकी थी। विराज को याद था पिछली ज़िंदगी में उसकी माँ की मौत कितनी दर्दनाक थी। उसके भाई को अपना घर बेचना पड़ा था और किसी फ्लैट में रहना पड़ा क्योंकि उसके चाचा चाची ने सारा बिजनेस अपने अंडर कर लिया। यहाँ तक कि उसे सीईओ बनाने के लिए कितना कुछ सफ़र करना पड़ा। उसने कितनी मेहनत की, उसके बाद उसे अपनी कंपनी वापस मिली। लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका था वो अपने परिवार को। लेकिन इस ज़िंदगी में वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा। वो अपनी हर चीज़ उनसे छीन कर रहेगा और हर गुनाह की सज़ा उन्हें देकर रहेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या क्या बदलाव होने वाले थे। वैसे भी विराज बहुत ज़्यादा बदल कर वापस आया था। उसके अंदर गुस्सा, भावना, प्यार सब कुछ अलग लेवल का था। विराज को अपने उन लोगों को ढूंढना होगा जो उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। पिछली ज़िंदगी में जिन जिन लोगों पर वो भरोसा करता था उन्हें, हर इंसान को उसे ढूंढना होगा। और सबसे पहली शुरुआत करेगा वो अपने असिस्टेंट से। साहिल के जाने के बाद उसका असिस्टेंट ही था जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास था, जो किसी दोस्त की तरह उसका ध्यान रखता था। इसीलिए विराज को उन हर इंसान को ढूंढना होगा। वैसे तो वो लोग 2 साल बाद मिलने वाले थे, लेकिन विराज उसे पहले ही ढूंढ लेगा और वो सब जानता है क्योंकि वो कितना भरोसेमंद इंसान है ये भी। और उसे इस वक्त ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत है जिन पर वो आँख बंद कर भरोसा कर सके।
उसे पता था कि उसे कैसे ढूंढना है। 2 साल बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। 2 साल बाद जो उसकी ज़िंदगी में लोग आएंगे वो उन सबको अभी ढूंढ कर रहेगा। उसे बिजनेस टेक ओवर करना है, उसे अपनी सिक्योरिटी चेंज करनी है, यहाँ तक कि उसे अपना पर्सनल गार्ड बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो लोग थे वो सब चाचा चाची के चमचे थे, यहाँ तक कि नौकर भी। उसने अपने फ़ोन में कुछ सर्च किया और 10 मिनट बाद उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट आ गई। जिन लोगों का उसे पता चाहिए था वो रास्ता उसे मिल चुका था। जिया तभी बाहर आ जाती है। रेड कलर का अनारकली सूट पहना था, साथ में गोल्डन कलर का हैवी दुपट्टा था। बालों को खुला ही छोड़ा हुआ था, मांग में अब भी सिंदूर भरा था जो बहुत ही खूबसूरत बना रहा था उसे। आज तो ध्यान से उसे देख रहा था। ऊपर से कमरे में छन छन की आवाज़ फैल गई, उसकी पायलों की। विराज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसने उसे पायलें गिफ्ट नहीं की और विराज ने थोड़ी देर पहले ये नहीं पहनी थी। विराज को यूं देखता पाकर जिया ने चुपचाप से अपना सिर झुका लिया और अपने हाथों को अपने दुपट्टे में लपेट लिया और चुपचाप से खड़ी हो गई, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के पास डर से खड़ा हो जाता है। विराज मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं अपने पास सोफे पर बिठा लेता है। फिर बहुत प्यार से कहता है, तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है या डरने की। उसने प्यार से उसके चेहरे को ऊपर किया। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए काफ़ी भावनाएं थी। विराज ने कहा, तुम अपनी हर चीज़ मुझसे शेयर कर सकती हो, कुछ भी मुझसे कह सकती हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने से पहले कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। और तुमने ये पायलें कहाँ से पहनी? जिया अपने दुपट्टे के साथ खेलते हुए कहती है, ये हमें माँ ने गिफ्ट की थी। शादी पर पहनना भूल गए थे, क्योंकि हमारे पास रखी हुई थी इसलिए अब पहन ली। विराज ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हें पायल पहनना पसंद है? जिया ने खुश होकर कहा, हाँ, हमें ये सब अच्छा लगता है। कॉलेज में वैसे पहनने नहीं देते हैं, पर घर पर हम कभी कभार पहन लेते हैं। और माँ ने कहा था, शादी के बाद ये पहनना अच्छा होता है, शुभ होता है। विराज उसकी कमर पर हाथ डालते हुए उसे पास करते हुए कहता है, तुम्हें जो भी पहनना है तुम पहन सकती हो। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, और तुम इन पायलों में बहुत प्यारी लग रही हो। इन्हें उतारना मत, क्योंकि तुम्हारी ये पायलों की आवाज़ मुझे बहुत सुकून दे रही थी। मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें ले दूँगा। जिया काफ़ी खुश थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जिया की आंखों में तो मासूमियत भरी हुई थी, लेकिन विराज की आंखों में जिया के लिए बेपनाह प्यार था। एक ऐसी मोहब्बत जो मौत को हराकर वापस आ गई थी। उससे भी ज़्यादा जिया के लिए एक तड़प थी, जो सालों की थी, जो जिया को अभी समझ नहीं आ रही थी। विराज धीरे धीरे जिया के करीब जा रहा था। जिया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसे लग रहा था कि विराज उसे किस कर देगा। उसका चेहरा फिर से टमाटर जैसा हो गया था। उसे पता नहीं था, उसके हाथ पैर कांप से रहे थे। जिया को इस तरह देखकर विराज की सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। विराज की शर्ट को उसने कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विराज भी खुद को भावनाओं में बहने से रोक नहीं पाया। इससे पहले कि वो किस करता, उसका फ़ोन फिर से बजने लगता है। मुझे लगता है इसका फ़ोन हड्डी में कबाब है। नहीं नहीं, कबाब में हड्डी है। यही सब तो विराज सोच रहा था। दोनों ही अपने होश में वापस आ गए। विराज ने जिया को छोड़ दिया और फ़ोन को देखा। चेहरे पर हल्का गुस्सा नज़र आया। नंबर जो शो हो रहा था, उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराज़गी थी और थोड़ी सी नमी। वो इस नंबर को कभी भूल नहीं सकता। ये इंसान, उसकी पिछली ज़िंदगी में इस इंसान ने इस घर में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। इस इंसान ने उसे हर खबर दी थी, उसकी माँ की देखभाल की थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था पिछली ज़िंदगी में, लेकिन इसी इंसान ने उसे सब कुछ बताया था, एक एक खबर। ये किसी और का नहीं, बल्कि वनीता काकी का कॉल था, जो इस घर में सबसे पुरानी नौकर थी। विराज के लिए ये काफ़ी अहमियत रखती थी। पिछली ज़िंदगी में लंदन में विराज को विनीता काकी हर चीज़ बताया करती। बहुत कुछ था जो विनीता काकी विराज को बताती थी। उनके 2 बच्चे थे। विराज की मेमोरी के हिसाब से इस वक्त दोनों हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और सारा खर्च विराज की माँ ही कर रही है। विराज जब लंदन चला गया तो विनीता काकी सरिता जी का ध्यान रखती थी। कार्तिक ने जब घर भेजा तो उनके साथ वो चली गई, क्योंकि सरिता जी इस दुनिया से जा चुकी थी। वैसे तो विराज को उनका फ़ोन आया करता था पिछली ज़िंदगी में, और इस ज़िंदगी में उनका फ़ोन आना थोड़ा अजीब था। फ़ोन को एक बार कटने के बाद विराज को अजीब लगा। फ़ोन दोबारा से बजा, क्योंकि फिर से काकी का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, काकी आप कहाँ हैं? उधर से वनीता काकी की खुशी की आवाज़ आई, बाबा आपने शादी कर ली?
हमें अभी पता चला, इसीलिए आपको फ़ोन कर रहे हैं। आपको परेशान तो नहीं कर दिया ना हमने? विराज का गला जैसे भर सा गया। वो जिया के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता था, इसलिए उसने सोचा कि ये इंसान पिछली ज़िंदगी में इस दुनिया से चला गया था। वनीता काकी की मौत बहुत ही दर्दनाक थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी ने उनका मर्डर किया था, पर क्यों? क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा जानती थी जो वो विराज को बताना चाहती थी और बता नहीं पाई। ये तो पिछली ज़िंदगी में राज की तरह दफन हो गया था। किसने मारा था ये भी नहीं पता था, लेकिन विराज को शक था कि ये सब कुछ उसके चाचा जी का ही किया धरा था। विराज अपने होश में लौटकर वापस आया और कहा, नहीं आपने परेशान नहीं किया, आप कैसी हैं वैसे? उधर से काकी हंसते हुए कहती हैं, मैं अपने गाँव में हूँ, दुर्गा माँ के मंदिर जा रही हूँ बहुरानी के लिए सिंदूर लेने। बस थोड़ी देर बाद फ़ोन पर बात करने के बाद विराज ने फ़ोन रख दिया। विराज जिया की तरफ देखकर कहता है, चले शॉपिंग पर, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। वहाँ से आने के बाद शादी पर निकलना है, वरना तुम्हारा भाई मुझे सुनाएगा। ये बात विराज ने अपने मन में कही। जिया को कहता तो शायद वो मुंह फुला लेती, क्योंकि उसने देखा था जिया शुभ के लिए काफ़ी पॉसेसिव है, जैसे शुभ जिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों भाई बहन अलग लेवल पर ही एक दूसरे को पता नहीं क्या प्यार करते हैं। जिया और विराज अपने रूम से बाहर निकले थे। दोनों का हाथ अब भी पकड़ा हुआ था। वैसे तो जिया को थोड़ा अजीब लग रहा था, विराज को ज़्यादा ही केयर करता है, पर उसके दिल में अजीब सी खुशी भी थी। चुपचाप से चल रही थी उसके पीछे पीछे। विराज थोड़ा लंबा है उससे और जिया थोड़ी सी छोटी, पर दोनों को फिर भी साथ देखो तो मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। दोनों खूबसूरत भी लग रहे थे। जिया की खूबसूरती विराज को अट्रैक्ट कर रही थी। सब लोग हॉल में लंच कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। वैसे तो दोपहर की कब की निकल चुकी थी, लेकिन शादी के कारण सब लोग व्यस्त थे, इसीलिए अब लंच कर रहे थे। मोनिका और कार्तिक तो पहले ही शुभ के घर के लिए निकल गए थे। शादी का घर था, बहुत सारे काम थे। सरिता जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों काफ़ी लेट हो गए हो शॉपिंग के लिए। तुम दोनों को पहले ही चले जाना चाहिए था। चलो अब लंच कर लो फिर चले जाना। जिया को शाम को तैयार करने के लिए मोनिका ने एक आर्टिस्ट को भेज दिया है। वो कह रही थी वो अच्छे से तैयार कर देगी। विराज की एक नज़र वहाँ बैठे लोगों पर गई। उसके चाचा चाची बैठे थे और साथ में उनकी बेटी भी थी। विराज को अपने चाचा और चाची से कोई रिश्ता नहीं रखना था, क्योंकि वो लोग सिर्फ दिखावे के थे, नाम के रिश्ते, वरना दिल में उनकी नफरत भरी हुई थी। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी विराज की पूरी फैमिली को मार देते। वो कितने गिरे हुए थे ये बात उसे पता थी, और वो कितने बुरे भी थे। ऐसा वो उन्होंने बहुत बार किया भी था, पर विराज को ये सब कभी पता नहीं चला। इसीलिए तो वो जल्दी जल्दी बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता था, ताकि उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो अपने परिवार की बस केयर करना चाहता था। और सामने बैठी लड़की जो एक नंबर की घमंडी थी, पर दिल की साफ थी, कभी किसी का बुरा नहीं करती थी। उसके दिल में उसके माँ बाप के लिए कोई प्यार नहीं था। उसकी बस एक वजह थी, विराज के चाचा जी को एक बेटा चाहिए था, और हो गई बेटी। उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं किया, कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। इसलिए इस घर में सरिता जी ही थी जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वो सबसे दूर रहती है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। रिप्सी विराजी की उम्र की होगी, शादी नहीं की है इसने। रिप्सी को कभी भी किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी रिश्ते से। उसे शादी करनी ही नहीं है। थोड़ी घमंडी टाइप है, हमेशा सबसे दूर रहती है। किसी ने भी नज़र उठाकर जिया की तरफ नहीं देखा, और जिया ने भी किसी से कुछ कहा नहीं। रिप्सी को एक नज़र में ही समझ आ गया कि ये लड़की बचपने से भरी हुई है। रिप्सी को कुकिंग का शौक़ है, उसका अपना रेस्टोरेंट है, उसने अपनी मेहनत से बनाया है। इस घर में रिप्सी को किसी से कोई लेना देना नहीं, सिवाय सरिता जी से। वो उसे बड़ी माँ कहकर बुलाती है और उन्हीं से बात करती है और उन्हीं के लिए प्यार दिखाती है। शायद सरिता जी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया होगा। विराज को याद था कि पिछली ज़िंदगी में भी उसने कभी बात नहीं की थी। वो दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी दूर रहना पसंद करते थे। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, भाई बहन का क्या, दोस्त का भी नहीं। दोनों के बीच सिर्फ नफ़रत का रिश्ता था। पता नहीं क्यों दोनों ने इतनी नफ़रत अंदर पाल कर रखी थी। विराज बस देख रहा था रिप्सी की तरफ, और रिप्सी देख रही थी जिया की तरफ, जो बचपने से भरी हुई लग रही थी, जो काफ़ी मासूम दिखाई दे रही थी। कैसी है कहानी, आगे क्या होगा जानते रहेंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।